अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयारी करेंगे IT 430 ए कॉमर्स के MCQs की लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक। ये टोटल 100 MCQs हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पहला MCQ है, विच मेथड यूजेस हिडन फॉर्म फील्ड टू मेंटेन स्टेट बिटवीन वेब पेजेस। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो हिडन फॉर्म फील्ड्स को यूज़ करता है? तो उसका आंसर है हिडन फील्ड मेथड्स। कुकीज़ भी नहीं है इसका आंसर, और डेटाबेस ओनली ये भी नहीं है, और सेशन लेयर भी नहीं है। ये इससे मैच कर रहा है, हिडन लेयर ऊपर भी लिखा हुआ है, हिडन फॉर्म और नीचे भी ये है। उसके बाद दूसरा सवाल है, HTTP इज स्टेटलेस मेनली बिकॉज, कि जो HTTP है ये स्टेटलेस होता है, इसकी मेन वजह क्या है? तो इसका आंसर है सर्वर ब्रेक कनेक्शन आफ्टर ईच रिक्वेस्ट, कि हर रिक्वेस्ट के बाद जो है सर्वर का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल है, इन विच टायर आर्किटेक्चर डज HTML प्रोसेसिंग अकर ऑन क्लाइंट एंड पेज रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड ऑन सर्वर। तो ये कौन से टायर पे होता है? ये होता है 2 टायर पे। उसके बाद चौथा सवाल है, विच सर्वर टाइप ओनली स्टोर फाइल्स विदाउट एनी रोल इन डेटा प्रोसेसिंग, कि कौन सा सर्वर है जो सिर्फ फाइल स्टोर करता है? तो है फाइल सर्वर। उसके बाद है पांचवा सवाल, ERP स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये उसकी एब्रीविएशन है ERP। उसके बाद छठा सवाल है, विच सॉफ्टवेयर प्राइमरी गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड कस्टमाइज सर्विस फॉर ईच कस्टमर नीड्स, कि हर कस्टमर के नीड के मुताबिक उसको कस्टमाइज करना ये किस सॉफ्टवेयर का काम है? तो इसका आंसर है CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। उसके बाद सातवां सवाल है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैनेज, कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ये किस में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आठवां सवाल है, विच फायरवॉल टाइप ऑपरेट एट एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल, कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा फायरवॉल ऑपरेट होती है? तो इसका आंसर है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, अ प्रॉक्सी सर्वर मेनली डज विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो इनमें से कौन सा काम करता है? तो इसका आंसर है हाइड्स होस्ट IP, फिल्टर रिक्वेस्ट, कैचेज पेज। तो ये 3 काम भी करता है जो प्रॉक्सी सर्वर होता है। उसके बाद है VPN कनेक्शन टनल और मैनेज बाय विच प्रोटोकॉल, कि जो VPN कनेक्शन होता है ये किस प्रोटोकॉल के जरिए मैनेज किया जाता है? तो उसका आंसर है PPTP। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ अनस्क्रैम्बलिंग अ मैसेज यूजिंग अ की इज कॉल्ड। अनस्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है डिक्रिप्ट करना, तो वो कौन सा है? डिक्रिप्शन इसका आंसर है। उसके बाद है इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? इसका आंसर है सम की यूज फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेम की के मतलब इस काम के लिए सेम की यूज होती है दोनों के लिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इज अ पॉपुलर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक यूज, कि पॉपुलर जो क्रिप्टोग्राफिक कौन सा सिस्टम अवेलेबल है जो जनरल पब्लिक यूज करती है? तो उसका आंसर है PGP।
उसके बाद है रेंजिंग डील एल्गोरिथम की लेंथ रेंजेस बिटवीन, कि जो रेंजिंग डील जो एल्गोरिथम है इसकी की लेंथ कितनी होती है, तो ये होती है 128 से लेकर 256 बिट्स के दरमियान में। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम वाज लॉन्च बाय, कि ये सिस्टम किसकी तरफ से लॉन्च किया गया था वर्चुअल पिन, तो इसका आंसर है फर्स्ट वर्चुअल होल्डिंग। ये आपने इसके साथ मैच कर लेना, इसमें वर्चुअल आ रहा है इसमें वर्चुअल आ रहा है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन दी वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम ट्रांसफर मनी थ्रू, कि इसमें मनी जो है वो किस के जरिए ट्रांसफ़र की जाती है, तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के जरिए ट्रांसफ़र की जाती है वर्चुअल पेन में मनी। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन आ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्चुअल पेन सिस्टम इज दैट, कि जो एक वर्चुअल पेन है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो होता है डज नॉट यूज इनक्रिप्शन, कि ये इनक्रिप्शन यूज़ नहीं करता। ये इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है, आप समझ लें। उसके बाद हो पायनियर्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, कि इलेक्ट्रॉनिक कैश किसने वो इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका आंसर है डीजी कैश। ये कंपनी थी डीजी कैश, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक कैश वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है दी की फीचर ऑफ ई कैश पेमेंट सिस्टम इज़, ई कैश पेमेंट सिस्टम का जो है की फीचर क्या है, वो है कि अनोनिमिटी ऑफ द बायर, इसमें बायर का पता नहीं चलता कि ये चीज़ किसने बाय की है, ये इसकी एक बेनिफिट है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर है 28 ब्लाइंडिंग फैक्टर इन ई कैश माइंटिंग इंश्योर दैट, कि ब्लाइंडिंग फैक्टर जो होता है ई कैश माइंटिंग में वो क्या इंश्योर करता है, कि बैंक कैन नॉट सी सीरियल नंबर इट्स साइन, कि बैंक जो साइन करता है वो नहीं देख सकता कि इसका सीरियल नंबर क्या था। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन एट द डिपॉजिट स्टेज ऑफ ई कैश द बैंक नो दी, कि जब ई कैश में जब डिपॉजिट किया जाता है कोई चीज़, तो बैंक क्या चीज़ जानता है, तो उसका आंसर है सीरियल नंबर बट नॉट दिस क्लाइंट, कि उसको सीरियल नंबर का पता चल जाता है जब उसमें डिपॉजिट किया जाता है, लेकिन उसे क्लाइंट का पता नहीं होता। उसके बाद है HTTPS इन अ URL इंडिकेट दैट द वेब सर्वर इज, कि HTTPS का क्या मतलब है अगर वो किसी URL में है तो इसका मतलब है कि SSL इनेबल्ड है उसमें। उसके बाद है SET वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय, SET किन्होंने मिल के डेवलप किया था, तो इसका आंसर है वीज़ा, मास्टर कार्ड, नेस्टकैप और माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है डुअल सिग्नेचर इन SET इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग, कि डुअल सिग्नेचर SET में कैसे किए जाते हैं, तो इसका आंसर है टू मैसेज डाइजेस्ट इनटू वन डाइजेस्ट। बनता क्या है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, SET स्टैंड फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद है डुअल सिग्नेचर इन सेट इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग, अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 33 कंपेयर टू SSL SET ट्रांजैक्शन आर जनरली, कि अगर SSL से कंपेयर किया जाए SET को, ये दोनों अलग अलग जो है एल्गोरिथम है, तो उसमें क्या नुकसान है SST में, तो जो SET होता है वो स्लोअर और मोर कम्प्लेक्स होता है SSL से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो। SSL से क्या बनता है, SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ P ऑफ मार्केटिंग फॉर ई बिजनेस, कि मार्केटिंग में फिफ्थ P किसके लिए यूज होता है, तो वो यूज होता है पर्सनलाइजेशन। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज, ई बिजनेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उसमें सिक्योरिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे हर वक्त सर्वर आपका डाउन हो सकता है या कोई आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है, तो इसलिए इसमें सिक्योरिटी लो होती है। उसके बाद अ मॉडल वेयर रेवेन्यू कम्स प्योरली फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फीस फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस इज कॉल्ड, कि जहाँ जिस मॉडल में जो रेवेन्यू होता है वो सब्सक्रिप्शन फीस से आता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिजिटल कंटेंट रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है याहू प्रोवाइडिंग फ्री सर्च बट्स अर्निंग थ्रू एड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, कि याहू जो है वो फ्री है बिल्कुल, लेकिन वो एड से अर्निंग करता है, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रेवेन्यू मॉडल, जो उसमें मॉडल यूज हो रहा है उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स अर्निंग कमीशन पर बुकिंग और, कि वो पर बुकिंग कमीशन अर्न करता है, तो ये कौन सा मॉडल है, यह फी फॉर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद है मास ई मेलिंग टू कस्टमर हु नेवर एक्सप्रेस इंटरेस्ट इज कॉल्ड, कि जिस प्रोडक्ट में कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं है उसको अगर आप ई मेलिंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्पैमिंग। उसके बाद है पेमेंट बेस्ड
ऑन नंबर ऑफ क्लिक्स टू अ साइट इज कॉल्ड, कि जितनी उस वेबसाइट पे क्लिक होंगी उस हिसाब में जो पेमेंट देगी उसको क्या कहते हैं, पे पर क्लिक। उसके बाद CPM इज इन बैनर एडवर्टाइजिंग रेफर टू फी पर, कि जो बैनर एडवर्टाइजिंग होती है उसमें पेमेंट कैसे होती है, तो उसमें होती है 1000 पीपल व्यूइंग द बैनर, CPM उसको कहते हैं। उसके बाद है विच इज़ द फाइनल स्टेज इन द कस्टमर लॉयल्टी लाइफ साइकिल, कि कस्टमर लॉयल्टी लाइफ साइकिल में जो है वो लास्ट स्टेज कौन सी है, तो वो है कमिटमेंट सॉरी, इसका आंसर है सी, सेपरेशन, कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देता है। कमिटमेंट जो है ये उसका चौथा है, और पहला अवेयरनेस जो है जो ये उसका फर्स्ट है, और एक्सप्लोरेशन उसका सेकंड है। विच टूल इज़ नॉट टाइपिकली यूज टू इम्प्रूव CRM कस्टमर सर्विस, कि CRM कस्टमर सर्विस बढ़ाने के लिए कौन सा टूल यूज़ नहीं किया जाता, तो इसका आंसर है SCT डुअल सिग्नेचर। उसके बाद है इन B2B मार्केटिंग कंपेयर टू B2C डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंड यूजर इज, इसका आंसर है बी, अपसेंट वेरी लिमिटेड, कि जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है इसमें वो एंड यूजर के साथ आपका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, जबकि बिजनेस टू कस्टमर में तो होता है, क्योंकि आपने कस्टमर की चीज़ें सेल करनी होती है बिजनेस टू कस्टमर में। उसके बाद है स्टीलिंग अ कंपटीटर मेटा इन्फॉर्मेशन टू बूस्ट सर्च रैंकिंग इज नॉन लीगली एज, कि अगर आप किसी अपने कंपटीटर की मेटा इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं और अपने सर्च इंजन में यूज़ कर लेते हैं तो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टॉट ऑफ पासिंग ऑफ। उसके बाद है वेस्ट डेटा माइनिंग टाइप इज प्रिडिक्टिव एंड प्रोड्यूस इफ देन रूल्स और डिसीजन ट्री, तो इसका आंसर है क्लासिफिकेशन। उसके बाद है डिस्कवरिंग एसोसिएशन रूल्स लाइक ब्रेड बटर इज एन एग्जांपल ऑफ, एसोसिएशन रूल क्या होता है कि अगर कोई एक कस्टमर एक चीज़ खरीद रहा है तो वो कितने % चांस है कि वो दूसरी चीज़ भी साथ खरीदेगा, तो उसको कहते हैं एसोसिएशन, कि उस एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देना। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट डिसिमिलर टू ऑब्जेक्ट इन अदर ग्रुप इज कॉल्ड, क्लस्टर इसको कहते हैं, कि एक जो ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, लेकिन जो बाहर के ग्रुप है उनके ग्रुप के एटम है उनके साथ डिसिमिलर हैं, तो उसको कहते हैं क्लस्टर। उसके बाद ओलैप रिजल्ट्स आर टिपिकली डिस्प्लेड यूजिंग ऐप, कि ओलैप का जो रिजल्ट है वो कैसे डिस्प्ले किया जाता है, वो डेटा क्यूब की शक्ल में डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद है कॉन्फिडेंस इन एसोसिएशन माइनिंग मेजर्स, कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो एसोसिएशन में क्या चीज़ मेजर करता है, तो इसका आंसर है हाउ ऑफ्टन द रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू, कि कितनी दफ़ा जो आपने प्रिडिक्शन की थी कि कस्टमर अगर एक चीज़ बाय करेगा तो वो दूसरी भी करेगा, वो कितनी दफ़ा ट्रू साबित हुई है। उसके बाद है सपोर्ट इन एसोसिएशन माइनिंग रेफर टू, कि सपोर्ट से क्या मुराद है उसमें, तो उसका है कि परसेंटेज ऑफ 2 आइटम अकरिंग टुगेदर ओवरऑल, कि अगर एक चीज़ मतलब 100 दफ़ा बिकी है, अंडे 100 दफ़ा बिके हैं और मिल्क भी 100 दफ़ा बिके हैं, तो वो दोनों मिल के कितनी दफ़ा बिके हैं, तो ये आपने याद कर लेना कि ये कॉन्फिडेंस में और सपोर्ट में क्या फ़र्क है। और उसके बाद है EDI इज बेस्ट सूटेड फॉर ट्रांजेक्शन डेट, कि EDI बेस्ट किसके लिए है, इसका आंसर है अकर रेगुलरली इन प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट, कि जो रेगुलरली हो रही होती है ट्रांजेक्शन उनके लिए EDI जो है वो बेस्ट है। टू पॉपुलर EDI स्टैंडर्ड्स मेंशन आर ANSI S12 एंड EDFACT, जो लेक्चर में बताया गया ना आपके हैंड उसमें वो ये दो बताए गए हैं ED के जो पॉपुलर स्टैंडर्ड है, एक ये है ANSI X12 एंड EDIFACT मतलब EDFACT, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन, कि वैल्यू चेन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो है माइकल पोर्टर। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन पोर्टर वैल्यू चेन, कि पोर्टर वैल्यू चेन में जो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है वो होता है मार्केटिंग एंड सेल, मार्केटिंग करना और चीज़ें बेचना, उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है पोर्टर वैल्यू चेन की। उसके बाद है SWOT एनालिसिस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये इसकी जो SWOT एनालिसिस है ये इसकी एब्रीवेशन है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये आपने याद रखना है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मटेरियल सर्विस फ्रॉम सप्लायर और कॉल्ड, के सप्लायर से जो आप मटेरियल जो सर्विस ले रहे हैं उस वो कौन सी एक्टिविटी काउंट होती है,
डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इंटरनल सपोर्ट। तो इसका आंसर है बी, अपस्ट्रीम। आप जो चीज़ बनाने से पहले जो आप चीज़ें ला रहे हैं ना उसको आप अपस्ट्रीम कहते हैं, और जो आप चीज़ें बना रहे हैं अपनी उसके अंदर अपने इदारे के अंदर उसको आप इंटरनल एक्टिविटी कहते हैं, और जो जब आप बाहर निकाल रहे हैं उसको बेच रहे हैं तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये तीनों आपने हमको याद रख लेना है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स फॉल अंडर, के जो गुड्स जब बन गई हैं चीज़ें बना ली हैं तो वो किसके अंदर आती हैं, वो आती हैं इंटरनल एक्टिविटीज़, कि जब आप उस बन गई हैं और आप पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर ही। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर आर, तो उसके बाद आपने चीज़ें बेचनी है तो वो किसके अंडर आती हैं, वो होती है डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी। ये इन एक्टिविटी को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर्सेज आर आइडेंटिफाइड इन पोर्टर मॉडल ऑफ कम्पिटेटिव रिवाइवली, कि इसके अंदर कितनी फोर्सेज आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसका आंसर है 5। उसके बाद है विच इज नॉट वन ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेज, कि ये जो ऊपर पड़ा है कि 5 होते हैं तो नीचे बताना है कि इनमें से 5 में से कौन सी जो है वो इधर गलत बताई गई है। तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और ये बाकी 3 है ये उसका हिस्सा है। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल इज, कि उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो वो है इंडस्ट्री एंड कम्पिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद है विच इज़ नॉट लिस्टेड एज अ बैरियर टू इंटरनेशनल ई कॉमर्स, कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स में जो बैरियर है वो कौन सा इनमें से वो नहीं है। इसका आंसर है डी, अवेलेबिलिटी ऑफ फायरवॉल, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें ये उसमें फॉल करती हैं। उसके बाद है चूजिंग अ कार मॉडल नेम अनसूटेबल इन अनदर लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ, कि आपने एक कार के मॉडल का नेम रखा है लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में जो अनसूटेबल है तो उसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कल्चरल बैरियर। उसके बाद अ मेजर रीजन फॉर लो बैंडविड्थ इश्यूज इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इज, कि लो बैंडविड्थ इशू की मेन रीज़न क्या है, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, कि जो है गवर्नमेंट कोई फायरवॉल यूज़ कर लेती है, जैसे ये पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे पहले यूज़ हो रही थी, तो ये उसका मेन रीज़न है। उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, ETO स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ ETO एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी डिनाइड लीगली रिकग्निशन मेरली बिकॉज, इसका आंसर है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट विटनेस्ड। उसके बाद है अंडर ETO स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ, कि जो ये कितने अरसे के लिए दी जाती है, इसका आंसर है 2 years। उसके बाद है द बॉडी एस्टेब्लिश अंडर ETO टू ग्रांट एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट इज कॉल्ड, कि जो ये सर्टिफिकेट इशू करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन काउंसिल। उसके बाद है विच डॉक्यूमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ETO अंडर सेक्शन 31, कि सेक्शन 31 के मुताबिक कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इसमें शामिल नहीं है, तो वह है टेस्टिमेस्टी डिस्पोजिशन। उसके बाद है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जनरली लाइज वेयर, कि ये किधर लाई करती है आमतौर पे, तो इसका आंसर है द डिफेंडेंट रेजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अरोज। उसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग द मोस्ट फेवरेबल कोर्ट फॉरम बाय प्लांटिफ इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है फोरम शॉपिंग। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है द 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर एक्सेप्टेंस एंड, तो इसका आंसर है कंसिडरेशन। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन, द नेपेस्टर केस डेल्ट प्राइमरली विद वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ, कि जो ये नेपस्टर केस है ये किसके साथ डील करता है, कॉपीराइट लॉ के साथ। उसके बाद है फेयर यूज इन कॉपीराइट लॉ अलाउ कॉपिंग फॉर पर्पस सच एज, तो इसका आंसर है बी नंबर क्रिटिसिज्म कमेंट टीचिंग रिसर्च। उसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन, रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम कंटेनिंग अ फेमस ट्रेडमार्क टू लेटर डिमांड रैंसम इज कॉल्ड, कि आप कोई ऐसा अगर डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं जो एक फेमस ट्रेडमार्क जो कंटेन करता है तो ये क्या साइबर सिक्योरिटी है, क्या वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है डोमेन नेम वेरिएंट confusingly similar to a famous one like microsoft.com is called a,
तो मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट का स्पेलिंग बस चेंज कर दें और इस तरह का अगर आप डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, पैरासाइट डोमेन। उसके बाद है UDRP यूज टू रिजॉल्व डोमेन नेम डिस्प्यूट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, ये एक इदारा है जो रिजॉल्व करता है इस तरह के इशू को, ये जो ऊपर 2-3 बताए गए हैं। तो ये किस की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका आंसर है ICANN। उसके बाद है अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट इंजर्स अ पर्सन रेपुटेशन ऑनलाइन इज कॉल्ड, क्या अगर आप कोई झूठी खबर फैला देते हैं जो एक पर्सन की रेपुटेशन ख़राब कर देता है तो ये क्या है, ऑनलाइन डिफेमेशन है। और उसके बाद है इन दी ऑप्ट इन प्राइवेसी अप्रोच अ कंपनी कैन यूज कलेक्ट डेटा, इसका आंसर है ओनली फॉर द पर्पस इट वाज कलेक्टेड अनलेस कस्टमर अलाउ अदरवाइज, कि जो ऑप्ट इन प्राइवेसी होता है कि जो कस्टमर खुद अलाउ करता है, जैसे हम भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो परमिशन मांगते हैं कि हम आपकी कुकीज़ सेव करेंगे, या तो वो किस लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कि जिस के लिए वो मांग रहे हैं, किसी और काम के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इधर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।